आज से हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं विज्ञान। और विज्ञान में आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में हम स्टडी करेंगे द्रव्य की अवस्था यानी स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम स्टडी करते हैं। लेकिन स्टेट ऑफ मैटर को पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा रसायन विज्ञान क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार हैं, नए हैं, तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हम रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान होता क्या है? तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि रासायनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उनके संगठन का अध्ययन करते हैं, उनके बीच होने वाली अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो इस तरीके से हम अगर इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक यौगिकों, उनकी संरचना, उनके संगठन तथा उनके बीच होने वाली तमाम तरह की जो अभिक्रियाएं हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि हमें हमेशा ये जानने की भी जिज्ञासा रहती है कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है ये जानने की जिज्ञासा हमें हमेशा तरह तरह से अलग अलग विचारों से हमारे अंदर आती ही रहती है। लेकिन रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति है ये मिस्र देश से हुई है ना। रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति है मिस्र देश से है ना। इसकी अगर उत्पत्ति की बात करें रसायन विज्ञान की, तो इसकी जो उत्पत्ति है ये मिस्र देश से, वो भी जो कीमिया शब्द है ना, मिस्र देश से और कीमिया शब्द से हुई है, अब दूसरी चीज़ ये बताना चाहते हैं कि कीमिया जो शब्द है ये पहले ये बताया जाता है कि जो मिस्र है इसका पुराना नाम था कीमिया, और कीमिया का मतलब होता है काला राख। तो इस तरीके से अगर देखें तो रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है मिस्र देश से और कीमिया शब्द से हुई है। और रसायन विज्ञान का जो अध्ययन होता है, इसके जो अध्ययन हैं, इस अध्ययन को क्या कहते हैं? केमेटेचिंग है ना। रसायन विज्ञान के जो अध्ययन है इसके अध्ययन को केमेटेचिंग है ना, केमेटेचिंग इसके अध्ययन को कहा जाता है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं केमेटेचिंग, जो क्या है? रसायन विज्ञान का अध्ययन कहलाता है केमेटेचिंग। दूसरी चीज़ ये है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं? तो रसायन विज्ञान के जनक के बारे में अगर बात करें तो जैसे बताया जाता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उत्पत्ति हुई है, ऑर्गेनिक यौगिकों के बारे में पहली बार अगर बताया था तो बर्जीलियस ने बताया था। तो बर्जीलियस को केमिस्ट्री का ग्रैंडफादर कहा जाता है। लेकिन रसायन का जो जनक हैं वो रदरफोर्ड हैं, है ना। रसायन के अगर जनक की बात करें, जनक रसायन के, वो कौन है? रदरफोर्ड है ना। रदरफोर्ड रसायन के जनक है। लेकिन रसायन विज्ञान के जो आधुनिक जनक है ना, रसायन विज्ञान के आधुनिक जनक वो कौन है उसको देखते हैं। आधुनिक जनक रसायन विज्ञान के अगर देखा जाए तो लेवाइसियर है ना। लेवाइसियर को रसायन विज्ञान का आधुनिक जनक कहा जाता है ना। इन्होंने इसके बारे में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारा स्टडी किया था। लेकिन अब एक और सवाल आता है कि आखिर इंडियन जो केमिस्ट्री है, इंडियन रसायन शास्त्र है, इसके जनक कौन है? तो जो इंडियन रसायन शास्त्र है ना, उसके जो जनक हैं प्रफुल्ल चंद्र राय है ना। भारतीय रसायन के जनक अगर देखा जाए तो भारतीय रसायन के जनक पीसी राय इनको कहा जाता है, या हम कह सकते हैं इनको प्रफुल्ल चंद्र राय है ना। प्रफुल्ल चंद्र राय, या इनको हम पीसी राय कहते हैं। इन्होंने क्या किया था कि भारतीय रसायन शास्त्र की नींव रखी थी, और भारतीय रसायन शास्त्र के जनक भी यही कहे जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रफुल्ल चंद्र राय है इनको नाइट्रेट मैन के नाम से भी जाना जाता है। प्रफुल्ल चंद्र राय को, आखिर प्रफुल्ल चंद्र राय को नाइट्रेट मैन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि मर्क्यूरस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट की खोज किया था, है ना। मर्क्यूरस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट को इन्होंने प्रिपेयर किया था। तो
मर्क्यूरस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट के प्रिपेयर करने के वजह से इनको कहा जाता है नाइट्रेट मैन। साथ ही साथ जो सत्येंद्र नाथ बोस हैं और जो मेघनाथ साहा हैं, जो हमारे महान साइंटिस्ट, वो लोग इनके शिष्य रहे हैं प्रफुल्ल चंद्र राय जी के। और साथ ही साथ रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाल से बिलोंग करते हैं, और हमारे जो पीसी राय हैं यानी प्रफुल्ल चंद्र राय, ये भी बंगाल से ही बिलोंग करते हैं। यानी दो महान हस्तियां बंगाल से बिलोंग करती है। तो हम बात कर रहे हैं प्रफुल्ल चंद्र राय की। तो जो प्रफुल्ल चंद्र राय हैं ये भारतीय रसायन शास्त्र के क्या हैं, जनक हैं। अब हम स्टडी करते हैं जो केमिस्ट्री है, रसायन है, उसकी ब्रांचेस क्या क्या है। तो केमिस्ट्री के रसायन के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, है ना। अगर इसकी ब्रांचेज देखें, रसायन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, तो रसायन विज्ञान के अगर ब्रांच देखें तो बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं, है ना। अगर इन ब्रांचों के बारे में हम स्टडी करेंगे तो बहुत सारे ब्रांचेज हैं। जैसे पहला ब्रांचेज अगर हम बात करें इसके, तो एक आता है अकार्बनिक रसायन, है ना। क्या आता है, अकार्बनिक रसायन है। तो जो अकार्बनिक रसायन है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि अकार्बनिक यौगिकों का स्टडी करते हैं। अकार्बनिक यौगिक मतलब ये होगा कि वे यौगिक जिसके अंदर कार्बन नहीं पाए जाते हैं। तो जिन यौगिकों के अंदर कार्बन नहीं पाए जाते हैं उन यौगिकों का अध्ययन जो है हम करते हैं अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत, जिसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऐसे बहुत सारे हो गए अकार्बनिक यौगिक, बहुत सारे पाए जाते हैं, जिसमें HCl, HNO3, H2SO4, इसके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता, इसलिए ये क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। उसके बाद दूसरा हम स्टडी करते हैं इसके अंदर, जिसमें जो दूसरा आएगा वो हमारा होगा कार्बनिक रसायन, है ना। जो कार्बनिक रसायन है, इस कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक हैं उन सभी कार्बनिक यौगिकों के बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और कार्बनिक यौगिक होते क्या हैं, वे यौगिक जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है। जिन यौगिकों के अंदर कार्बन उपस्थित होता है वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और कार्बनिक यौगिकों की बात करें तो बहुत सारे यौगिक हैं, प्रोटीन हैं, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो तमाम तरह के यौगिक जो होते हैं कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हम आते हैं इसके अंतर्गत, तो कार्बनिक रसायन के बाद तीसरा है भौतिक रसायन, है ना, भौतिक रसायन। और जो भौतिक रसायन है इसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। और भौतिक रसायन क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिकों के बीच होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं कि कौन सी अभिक्रिया कितनी दर से हो रही है, कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है। ये चीज़ जानने की कोशिश करते हैं हम यानी भौतिक रसायन के अंतर्गत हम ये स्टडी करते हैं। दूसरी चीज़ आती है भौतिक रसायन के बाद एक आता है चौथा, जिसे हम बोलते हैं विश्लेषणिक रसायन, है ना। चौथा हम क्या होता है, विश्लेषणिक रसायन है। और ये जो विश्लेषणिक रसायन है इसको हम बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, है ना, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि किसी पदार्थ में उपस्थित जो भी यौगिक होते हैं ना, उन यौगिकों में जो पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं उन तत्वों का हम विश्लेषण करने की कोशिश इसके अंतर्गत हम करते हैं, जिसे विश्लेषणिक रसायन कहते हैं। जिसमें कितना, कौन सा तत्व कितना परसेंटेज पाया जाता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। विश्लेषणिक रसायन के बाद अगर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो एक आता है जैव रसायन। और जैव रसायन क्या है, बायोकेमिस्ट्री इसे कहते हैं। और बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत या जैव रसायन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उन पदार्थों का स्टडी करते हैं, उन सब्सटेंसों का अध्ययन करते हैं जो पौधों और जंतुओं में पाए जाते हैं, उन यौगिकों का अध्ययन करते हैं जो पौधों और जंतुओं में पाए जाते हैं। तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, हम जैव रसायन बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, विटामिन्स हो गया, ये तमाम तरह के यौगिक हैं जिसका स्टडी हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रसायन के अंतर्गत हम करते हैं। जैव रसायन के बाद एक आता है कृषि रसायन, है ना। उसके बाद अगर बात करें कृषि रसायन की बात करें, कृषि रसायन
कृषि रसायन जो है ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्या है कि इसके अंतर्गत जो कृषि होता है ना, उसके क्षेत्र में यानी कृषि के क्षेत्र में आने वाले तमाम तरह के जो यौगिक होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनके निर्माण के बारे में स्टडी करते हैं, उनके उपयोग के बारे में स्टडी करते हैं कृषि रसायन के अंतर्गत, है ना। उसके बाद अगर कृषि रसायन के बारे के बाद हम बात करें तो नेक्स्ट आता है भूगर्भ रसायन, है ना। हम ले सकते हैं भूगर्भ रसायन है। अब भूगर्भ रसायन को हम बोलते हैं और जियो केमिस्ट्री या अर्थ के बारे में हम स्टडी करते हैं। अर्थ के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले तमाम तरह के जो यौगिक होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनके संरचना के बारे में स्टडी करते हैं, किस तरह से कौन से यौगिक कितने पाए जाते हैं भूगर्भ के अंदर यानी पृथ्वी के अंतर्गत, वो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद एक आता है और जिसे हम बोलते हैं नाभिकीय रसायन, है ना। क्या बोलेंगे? नाभिकीय रसायन कहते हैं। अब रसायन, नाभिकीय रसायन का मतलब कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो नाभिकीय विखंडन हो गया, नाभिकीय जो संलयन हो गया, उसके बारे में स्टडी करते हैं। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के थ्रू बहुत सारे बम बनाए जाते हैं, जैसे परमाणु बम भी होता है ना, हाइड्रोजन बम भी होता है। इन्हीं प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। नाभिकीय रसायन के क्षेत्र से ही इन सब का निर्माण होता है। उसके बाद ऊर्जा का जो उत्पादन होता है इसी क्षेत्र से बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र से ही। उसके बाद अगर हम बात करें नाभिकीय रसायन के बाद तो नेक्स्ट एक और आता है और जिसे हम कहते हैं खगोल रसायन, है ना। क्या बोलते हैं इसको? खगोल रसायन। अब खगोल रसायन क्या है? जिसे हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल केमिस्ट्री। जो ज्योग्राफिकल केमिस्ट्री है या हम कह सकते हैं कि एस्ट्रो केमिस्ट्री है, इस एस्ट्रो केमिस्ट्री के अंतर्गत, है ना, खगोल रसायन यानी एस्ट्रो केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमिकल केमिस्ट्री जिसे हम कह सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत जो आकाश में पाए जाने वाले जो पिंड होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, उनकी संरचना कैसी होती है, उनके बीच कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं खगोल रसायन के अंतर्गत। उसके बाद और भी है, इसके बहुत सारे ब्रांचेस आएंगे, जिसमें अगर एक और बात करें हम, औषधि रसायन एक होता है, औषधि रसायन। औषधि रसायन को मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं। इस मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत जो मेडिसिन होता है ना, उसके निर्माण कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह से होंगे, उन सभी के बारे में हम औषधि रसायन के अंतर्गत स्टडी करेंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री के थ्रू हम ये सारे चीज़ों को स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से अगर देख रहे हैं हम तो रसायन विज्ञान के बहुत सारे ब्रांचेज हैं जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, है ना। तमाम तरह की ये ब्रांचेज आ गई हैं, जिसमें जैसे अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, विश्लेषणिक रसायन, जैव रसायन, कृषि रसायन, भूगर्भ रसायन, नाभिकीय रसायन और खगोल रसायन, साथ साथ औषधि रसायन है। अब हम स्टडी करते हैं ब्रांचों के बाद ये रसायन विज्ञान के जो उपयोग हैं, रसायन विज्ञान के यूजेज कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस क्षेत्रों में होते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो रसायन विज्ञान के बहुत सारे क्षेत्र हैं। अगर देखा जाए तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी आवश्यकताएं होती हैं हमारे दैनिक जीवन की, वो सभी रसायन विज्ञान के क्षेत्र से ही पूरी होती हैं। अगर रसायन विज्ञान को हटा दिया जाए तो हमारे दैनिक जीवन की जितनी प्रोसेस है, जितनी प्रक्रियाएं हैं, वो संपन्न नहीं हो पाएंगी। जैसे एक टूथपेस्ट तेल, यानी सुबह जो हम टूथ ब्रश यूज करते हैं और शाम के टाइम जो भोजन हम यूज करते हैं, दवाई यूज करते हैं खाने पीने के लिए, वहाँ तक लेकर यानी शुरू से सुबह से लेकर शाम तक हमारी जो पूरी दिनचर्या है वो रसायन विज्ञान के द्वारा ही संपन्न होती है। तो इस तरीके से रसायन विज्ञान का बहुत सारे यूजेज हैं। अगर रसायन विज्ञान के यूजेज देखेंगे, पहला तो मान लीजिए अगर हम बात करें इसमें, तो एक आता है कृषि के क्षेत्र में, है ना, किसी में कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र में अगर रसायन विज्ञान के बारे में हम बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे कीटनाशकों का निर्माण, कीटनाशकों
का निर्माण, उर्वरकों का निर्माण, उर्वरकों का निर्माण, खरपतवार जो नाशक होते हैं उसका निर्माण, मेडिसिन जो दवाइयाँ होती हैं पौधों के लिए, वो सारे चीज़ों का जो निर्माण होता है कृषि के क्षेत्रों से ही किया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में बहुत सारे यूजेज हैं। कीटनाशकों के निर्माण के लिए हम यूज करते हैं और उर्वरकों का निर्माण करते हैं, खरपतवार जो नाशक होते हैं उनका भी निर्माण हम करते हैं इसके थ्रू। उसके बाद अगर हम बात करें औषधि के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में, है ना, औषधि के क्षेत्र में अगर बात करें तो औषधि के क्षेत्र में अगर बात करें तो बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं, जैसे हम तमाम तरह के रोगों से बचने के लिए बहुत सारे दवाइयों का निर्माण करते हैं, जो अगर देखा जाए तो एंटीबायोटिक्स हो गई, सल्फर ड्रग्स हो गई, विटामिन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, एंटीसेप्टिक्स हो गए, है ना, तमाम तरह के निर्माण इसके थ्रू किया जाता है। अगर हम देखें तो एंटीबायोटिक्स ये बनाए जाते हैं इसी के क्षेत्र से, हार्मोन्स इसी के क्षेत्र से बनाए जाते हैं, साथ ही साथ विटामिन्स इसी क्षेत्र से निर्माण किए जाते हैं। विटामिन के अतिरिक्त अगर बात करें एंटीसेप्टिक जो क्रीम होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो बनते हैं इसके थ्रू। यहाँ तक कि सल्फर ड्रग्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो औषधि के क्षेत्र से बनाई जाती हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में जिनका बहुत सारा उपयोग है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तीसरा, तो इसका यूजेज जो है अगर देखा जाए ईंधन के क्षेत्र में, ईंधन निर्माण में बहुत सारे ईंधन जो होते हैं इस क्षेत्र से बनाए जाते हैं। जैसे बात किया जाए केरोसिन जो ऑयल होता है, ये इसी क्षेत्र से तैयार किया जाता है। केरोसिन ऑयल के बाद अगर बात करें पेट्रोल है, रसोई गैस है, एलपीजी जिसे हम कहते हैं, एलपीजी, इसके अतिरिक्त सीएनजी आदि, ये सभी जो चीज़ें हैं ईंधन के लिए यूज की जाती हैं, ये सभी ईंधन निर्माण में रसायन विज्ञान के क्षेत्र से होता है, इनका निर्माण होता है, जिसका हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे यूजेज करते हैं। डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, डीजल भी है, पेट्रोल भी है, ये तमाम तरह के जो ईंधन हैं ये निर्माण किए जाते हैं कृषि क्षेत्र से, केमिस्ट्री के क्षेत्र से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें वस्त्र उद्योग में, वस्त्रों के निर्माण में तो बहुत सारे वस्त्र इसी क्षेत्र से तैयार किए जाते हैं। जैसे अगर वस्त्रों के बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए नायलॉन है, टेरिलीन है, नायलॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, डेक्रान हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ये इत्यादि सूती कपड़े वगैरह तमाम तरह के हैं जो इसी केमिस्ट्री के क्षेत्र से ही तैयार किए जाते हैं, यानी वस्त्रों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट आते हैं इसमें, तो उपयोग देखते हैं सौंदर्य जो प्रसाधन होता है, सौंदर्य प्रसाधन में, है ना, सौंदर्य प्रसाधन में भी बहुत सारे यूजेज हैं, इसके तैयार किए जाते हैं केमिस्ट्री से। जैसे अगर बात करें तमाम तरह के साबुन हो गए, डिटर्जेंट हो गए, है ना, साबुन, डिटर्जेंट, क्रीम, फेस वॉश, है ना, फेस वॉश हो गए। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र से बहुत सारी
अन्य चीज़ें भी जो सुगंधित तेल है, सुगंधित तेल, सुगंधित पदार्थ इत्यादि बहुत सारे चीज़ें हैं जो इसी क्षेत्र से तैयार की जाती हैं, रसायन विज्ञान के क्षेत्र से। यहाँ तक कि बात करें सुरक्षा के क्षेत्र से, सुरक्षा क्षेत्र में यानी डिफेंस सिस्टम में भी इसका यूजेज है। जैसे तमाम तरह के युद्ध में उपयोग होने वाली जो सामग्रियां हैं, जैसे अगर देखा जाए तो विस्फोटक पदार्थ हैं, विस्फोटक ये सभी रसायन के क्षेत्र से ही बनाए जाते हैं। विषैली गैसें, विषैली गैसें जो युद्ध में यूज की जाती हैं वो भी तैयार किए जाते हैं। परमाणु बम, एटम बम, तमाम तरह के जो हैं वो सभी इस क्षेत्र से तैयार किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम फिर आते हैं इसमें और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अगर उपयोग के बारे में बात करें, यूजेज के बारे में बात करें तो और भी है। जैसे अंतरिक्ष अभियान जो होते हैं, अंतरिक्ष में अभियान में, तो अंतरिक्ष अभियान की बात करें तो जो भी अंतरिक्ष में जो रॉकेट वगैरह दागे जाते हैं तो रॉकेट जो ईंधन होता है वो इसी क्षेत्र से तैयार किया जाता है ना। जैसे मान लीजिए क्या है, रॉकेट ईंधन है ना, रॉकेट ईंधन है जो इसी क्षेत्र से तैयार किया जाता है, जो उस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि अगर बात करें इसमें जैसे भवन सामग्री जो होता है, और भी अगर देखा जाए इसके भवन सामग्री के निर्माण में, सामग्री निर्माण में अगर देखा जाए तो बहुत सारे हैं। जैसे सीमेंट है, सीमेंट का निर्माण किया जाता है ये जो इसी क्षेत्र से होता है। यहाँ तक कि सीमेंट के साथ साथ पेंट हो गया, वार्निश हो गया, पेंट वार्निश है ना इत्यादि, ये सभी चीज़ों का जो निर्माण होता है ये रसायन विज्ञान के क्षेत्र से ही होता है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि रसायन विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करता है। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट वीडियो है आज इस चैनल पर। यदि ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।